नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ 2 बड़े महानुभाव वेटरन जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ में हैं ओंकार चौधरी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूँ। आरंभ करने से पूर्व आप सभी को याद दिला दूँ, हमारे राष्ट्रवादियों के महाकुंभ 25, 26, 27 अक्टूबर को जो होने वाला है जयपुर में, यानी कि दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024, और उसके रजिस्ट्रेशंस आरंभ हैं। कृपया आप रजिस्ट्रेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और साथ में हमारे क्राउड फंडिंग भी आरंभ है, क्योंकि ये पूर्णतः आप लोगों के सहयोग से होना है। हमें कोई स्पॉन्सर ना मिल रहे हैं, और इस बार जो है वो सब कुछ होने के बाद भी स्पॉन्सर्स जो है वो राइट विंगर्स के कार्यक्रमों को टच नहीं करते। चलिए, कोई बात नहीं। आप लोगों की जो सपोर्ट है, जो योगदान है, जो सहयोग है, वो इन सब स्पॉन्सर से बड़ा है। तो आरंभ करूंगा मैं सीधे ओंकार जी से। ओंकार जी, इस समय देश की राजनीति और प्रदेशों की राजनीति जो है वो 3 तरह के, जिसको मैं कहूं कि एक भूचाल से त्रस्त है। एक वक्फ बिल के बाद की राजनीति, और दूसरी जो है वो तो वो एक हमारी हिंडनबर्ग की राजनीति चल रही है, और तीसरी जो है वो सनातन की राजनीति चालू कर दी है योगी आदित्यनाथ ने, जो बांग्लादेशियों के लिए उन्होंने कहा है कि वहाँ 90% दलित है, उनको कोई नहीं पूछता। वो एक प्रकार से रणभेरी बजा दी। तब इनकी क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, और जो शेप है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स की, वो किस दिशा में जा रही है? देखिए, तीनों ही चीज़ें संजय जी मुझे लगता है कि इस समय जिसे कहते हैं ज़ेर-ए-बहस, जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, जो आपका सोशल मीडिया है, वहाँ भी सब यही चर्चाएँ चल रही हैं। और चूँकि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है पिछले 8-10 दिन में 5 अगस्त के बाद, उसने हमारे विपक्षी दलों को भले ही ना हिलाया हो, पर मुझे लगता है कि धीरे-धीरे ये जो धीमी-धीमी चाल थी, ये भूचाल का रूप धारण कर रही है। और अब तक जो चुप्पी साधे हुए थे, उनको भी बोलना पड़ रहा है। उनको भी अब सामने कैमरों पर आकर के माफ़ी माँगनी पड़ रही है। अब वो औपचारिकता समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, या फेस सेविंग के लिए ऐसा किया जा रहा है। होम मिनिस्ट्री के जो सलाहकार हैं बांग्लादेश के, उन्होंने कैमरों पर आकर के ये स्वीकार किया है कि यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, क्रूरता, बर्बरता हो रही है, और जितनी सीमाएँ थी वो सब तोड़ दी गई हैं, लांघ दी गई हैं। उनकी बिल्डिंग्स में, उनके प्रतिष्ठानों में आगजनी की गई है, हिंदू महिलाओं पर तरह-तरह के अत्याचार हुए हैं। तो वो सब स्वीकार करना शुरू कर चुके हैं। यूएन स्वीकार कर चुका है, अमेरिका के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वीकार कर चुके हैं। यूएनओ का बयान भी आ प्रधानमं गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो मोहम्मद यूनुस को अपना मैसेज भेजा था, उसमें भी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की बात की है। लेकिन अभी तक भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, तमाम विपक्षी नेताओं ने अपने मुंह में दही जमाई हुई है। अखिलेश यादव का और बयान आ गया आज। वो किस तरीके से आया है, उसमें वो हिंदू जो आया शब्द है है भी नहीं। उसमें बांग्लादेश का नाम नहीं है, और कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर है। और जिस अरे साहब, वो तो शुद्ध इतना विद्वत्तापूर्ण है वो पूरा वक्तव्य बहुत कि लंबी मैं जिस तो स्पोर्ट उसको है उनकी। जिस मैं उसको पढ़ पढ़ संस्कृत के समझ ही नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहते हैं। बहुत जिस लंबी पोस्ट है संस वो। जिस संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है, वो इन यादवों की हो ही नहीं सकती। तो हाँ, वो वो तो है। कहाँ से ड्राफ्ट करके इनको भेजा गया है कि इसको चिपका दो। और जिस तरीके से वो औपचारिकता जयराम रमेश ने भी निभाई है, उसमें भी कहीं हिंदू शब्द नहीं है, अत्याचार शब्द नहीं, बर्बरता नहीं, क्रूरता नहीं। तो ये सारा कुछ जो है, अब इनके गले की हड्डी बनने जा रहा है संजय जी, क्योंकि जितना ये चुप रहेंगे, उतना इनके प्रति गुस्सा जो है वो बढ़ेगा लोगों में। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व की भी इसको लेकर के आलोचना हो रही है कि जितना इनसे अपेक्षा थी, उम्मीद थी, उतना इन्होंने भी नहीं किया है। केवल प्रधानमंत्री के बधाई संदेश में एक जिक्र कर देने भर से काम चलेगा नहीं, या होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो एक निगरानी समिति का गठन हुआ है, उससे मात्र काम चलेगा नहीं। इससे बढ़कर के जो हिंदुओं पर वहाँ तरह-तरह के अत्याचार हो रहे हैं, बिल्डिंग्स की पूरी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स में आग लगा दी गई साहब। ऐसे अत्याचार तो भूतों ने भविष्यति मेरे विचार से कहीं हुए 46 में अगर आप याद करें तो हुए थे, वरना उसके बाद तो इस तरह की हरकतें नहीं हुई हैं, इस तरह की त्रासदी नहीं हुई है, मानव निर्मित। और इस तरह का जो नंगा नाच वहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरे जो आपने हिंडनबर्ग का चर्चा किया, तो साहब हिंडनबर्ग का तो ये काठ की हांडी बार-बार चढ़ने वाली है नहीं। और चूँकि शनिवार को एक मैसेज हिंडनबर्ग ने दे दिया था कि कुछ बड़ा भूचाल आने वाला है भारत में, तो 1 दिन का समय था हमारे पास, भारत के पास, और जो भी संबंधित इसके पक्ष या पीड़ित हो सकते थे, या गवर्नमेंट की भी जो बॉडीज़ थी, सेबी से लेकर के दूसरे तमाम, उन्होंने इन 24 घंटे में लोगों को थोड़ा जागरूक भी किया, उनको बताया भी, और जो शेयर मार्केट है, जो हमारा बाज़ार है, उसको भी सचेत किया। उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। और चूँकि पहली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब तथाकथित रिपोर्ट आई थी, तो उस समय तो लाखों करोड़ का जो है एक तरीके से खेल कर दिया गया था। अडानी ग्रुप को भी कितना बड़ा नुकसान हुआ था, और जो निवेशक थे उनका भी किस तरीके से लूटा गया था। उस एक झटके में 344 करोड़ रुपया वो लूट करके ले गए थे, उन्होंने कमाया था। तो ये जो है ये बार-बार चल नहीं सकता है। और जिस तरीके से आज पूरे शेयर मार्केट ने और बाज़ार ने प्रदर्शन किया है, या जिस तरह के रिएक्शंस दिए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ये हिंडनबर्ग, ये जॉर्ज सोरोस, ये तमाम शी जिनफिंग से लेकर के जितने भी साजिशकर्ता थे, और यहाँ भी जो उनकी केबल बिछी हुई हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तरों तक, इन सबको भी इससे अब अक्ल आनी चाहिए, अगर आई तो। लेकिन मुझे लगता नहीं है इनका पिछले 10-11 साल का जो रवैया है कि ये कुछ सीखेंगे इन घटनाओं से, और पब्लिक के और मार्केट के रिएक्शन से। जहाँ तक योगी आदित्यनाथ के स्टेप का, बयान का आपने ज़िक्र किया है, तो योगी आदित्यनाथ तो आप समझते हैं संजय जी, और चूँकि जहाँ योगी आदित्यनाथ बैठ कर के शासन कर रहे हैं यूपी पर, यूपी की सेवा कर रहे हैं, वहाँ वीरेंद्र नाथ भट्ट जी भी बैठे हुए हैं। तो जब से इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी करने की कोशिशें हुई थी, उनके नेतृत्व पर, उनकी क्षमता पर सवाल खड़े करने की कोशिशें हुई थी, और उसके बाद उन्होंने जो एक कहना चाहिए कि पलटवार किया है, वो जो कांवड़ियों के लिए पूरे यात्रा मार्ग में दुकानों के नाम लिखे जाने का आदेश से लेकर के कई दूसरे स्टेप जो उन्होंने उठाए हैं, उसके बाद, और जिस तरीके से ये 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने मंडल स्तर पर भी और विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर भी 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा करके खुद भी दौरे स्टार्ट किए हैं। और अब एक और स्टैंड जिस तरीके से उन्होंने भले ही बयान से लिया हो, पर बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा है, उससे मुझे लगता है कि वो एक लंबी लकीर खींच रहे हैं, एक मैसेज सबको दे रहे हैं। और कुछ जो ये घटनाएं हुई हैं, कानपुर में एक 70 साल का मौलाना एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने की चेष्टा करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। कन्नौज में समाजवादी पार्टी का एक और ब्लॉक प्रमुख जो रह चुका है, वो एक महिला को रात को बुलाता है, उसकी बेटी के साथ नौकरी का बहाना बना करके, और फिर उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। और भद्रसा वाला तो अभी शांत हुआ भी नहीं था, हालांकि गिरफ्तारी हो गई। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष
मुईद खान की। लेकिन ये सारी घटनाएं भी ये शो करती हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जुगलबंदी राष्ट्रीय स्तर पर सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी कुछ कीलें गाड़ करके इनकी राह मुश्किल करने की कोशिश कर रही थी मोदी सरकार की, तो योगी आदित्यनाथ यहाँ भी ये चीजें पहले दबा दी जाती थी, छुपा दी जाती थी या पॉलिश कर दी जाती थी, लेकिन इस बार चूंकि योगी आदित्यनाथ आक्रामक मुद्रा में हैं, तो इसलिए ये चीज अब दबी छिपी नहीं रही हैं। और चाहे लखनऊ में, गोमती नगर में जो कुछ वारदात हुई थी उसमें अरेस्टिंग और दूसरी एक्शंस हुए हैं, ये संकेत बड़े साफ हैं। और ये सारी घटनाएं मिलाकर के विपक्ष को एक तरीके से बेनकाब करने का काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जो आक्रामकता शुरू-शुरू में दिखाई दे रही थी, तो विपक्ष के कुछ नेताओं का जो नेक्सस है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और जिस तरह की साजिशें भारत की प्रगति को रोकने के लिए रची जा रही हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी हैं, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अगले 3-4 साल में होने ही वाले हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आत्मनिर्भरता की तरफ ऑलरेडी हम बढ़ चुके हैं। रक्षा के जो उपकरण हैं हम 200 के आसपास अपने देश में तैयार करना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी ताकतें जो भारत के बदले हुए तौर तरीकों और रूप से दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो साजिशें नहीं रचेंगी, वो इस तरह की चीजें नहीं करेंगी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के पिलर्स हैं उन पर वो अटैक नहीं करेंगे, या जो लगातार आर्थिक मोर्चे पर सुधारों का काम करते हुए तमाम तरह की चुनौतियों के बावजूद जो सरकार और प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और जिनकी लोकप्रियता भी ग्लोबल रेटिंग में अभी भी सर्वोच्च स्थान पर है, तो ऐसी तमाम शक्तियां, वो चाइना में भी बैठे हुए शासक हो सकते हैं, वो अमेरिका में भी हो सकते हैं, वो कनाडा से लेकर के यूरोप तक में हो सकते हैं, वो सब आसानी से इन षड्यंत्रों को रोकेंगे नहीं, आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन हमारे लिए चिंता की बात यह है कि उनको अब भारत के भीतर पैर रखने और अपना एजेंडा आगे बढ़ाने वाली कुछ फोर्सेस मिल गई हैं। आइए चलते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी के पास। वीरेंद्र नाथ जी, ये जो योगी जी की जो दहाड़ें चल रही हैं वो तो कम होने का नाम ही नहीं दे रही हैं, और वक्फ के मामले में भी जो कुछ उत्तर प्रदेश में जो प्रतिक्रियाएं आई थी वो सबसे अधिक खतरनाक थी। तो अब उसके परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है? देखिए, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो भारत में पिछले 100 सालों में जो जिहादी इंक्यूबेटर था, जिसको कहते हैं सेकुलरिज्म, उस जिहादी इंक्यूबेटर के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल जो इस समय केंद्र में आया है। और उसमें सबसे जो चमत्कारिक बात ये हुई कि बिल टेबल किया किरण रिजिजू ने, और वो सब, और इससे पहले कि अपोजिशन ये मांग कर पाता इस बिल को डेफर किया जाए, सरकार ने खुद ही घोषणा कर दी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। सरकार ने उसको उस मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार ने बना दी। और एक टीवी चैनल तो बहुत खुश हो रहा था, जो जो पहले बहुत ज्यादा सेकुलर था, कि साहब ये मोदी गवर्नमेंट की पहली जेपीसी है। दे वर हैप्पी इन दैट कि सब जेपीसी बन गई थी हमारे। 10 बन चुकी है मेरे ख्याल से। तो वो टीवी रिपोर्टर के ज्ञान की महिमा बता रहा हूं मैं आपको कि साहब जेपीसी बन गई, और कांग्रेस कब से डिमांड कर रही थी रफाल पे जेपीसी नहीं बनी। तो फरहान, तो ये वक्फ एक्ट जो है, ये अमेंडमेंट बिल जो है, ये बहुत बड़ा आघात लगेगा जिहादी इंक्यूबेटर को, यानी जो होता है बच्चों के हॉस्पिटल में। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, लोकसभा में मात्र 23 मुस्लिम एमपी हैं, लेकिन कम से कम 240 एमपी इस वक्फ बिल के खिलाफ हैं। ये आपको बताता है कि जिहादी सेकुलर इंक्यूबेटर कितना स्ट्रांग है हमारी 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 प्रशासनिक, संवैधानिक और संसदीय व्यवस्था में। और यूपी में जो हो रहा है, जो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे यहाँ पे योगी जी ने
सितंबर 2022 में ही शुरू कर दिया था, आदेश दे दिए थे। उसके बाद सरकार ने कोई इस पे बात नहीं की है और उससे जो जो फाइंडिंग आई है उसी से सरकार मजबूर हुई है कि नजूल एक्ट को भी अमेंड किया जाए। और इसी बीच में एक बात जोड़ दूं, मथुरा में बांके बिहारी मंदिर की 12 एकड़ जमीन थी जो 2004 में मुलायम सिंह यादव ने एक मुस्लिम कब्रिस्तान के नाम ट्रांसफर कर दी थी और सितंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो जमीन वापस मंदिर को मिली है। जो जो एसडीएम छाता को आदेश दिया गया, उनको पर्सनल अपीयरेंस का आदेश दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ये सब हो चुका है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है कि दो तरह की प्रॉपर्टी है लखनऊ में, यूपी में। एक तो एनिमी प्रॉपर्टी जो एक्ट बना है 1968 का, और दूसरा है इवैक्यूई प्रॉपर्टी, जो लोग प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए थे पाकिस्तान। और पाकिस्तान मूवमेंट के दो बड़े नेता तो लखनऊ के थे, राजा महमूदाबाद और चौधरी खलीकुज्जमा। तो राजा महमूदाबाद के तो लंदन से लौट के आ गए थे 1985 में, कांग्रेस की मेहरबानी से उनको महमूदाबाद से एमएलए भी बना दिया गया। अभी हाल में वो जहान फानी से कुछ फरमा गए, तो उनके साहबजादे कैसरबाग में महमूदाबाद हाउस में रहते हैं। और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में सारा फैसला उनके पक्ष में हो गया था, जो 2017 में फिर मोदी गवर्नमेंट ने एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017 पास कराया। लखनऊ का ये आपका रॉयल कैफे और हलवासिया, महमूदाबाद और सीतापुर में डीएमएसपी का बंगला, और बटलर पैलेस में जो बटलर पैलेस बना हुआ है, जो अफसरों की कॉलोनी है, नैनीताल का होटल, सब उनके नाम हो गया था। खैर सब वापस ले लिया गया। और तीसरा है वो इवैक्यूई प्रॉपर्टी, जो लोग छोड़ के चले गए थे। ऐसी प्रॉपर्टी जो दिल्ली में फैली पड़ी हुई है, कश्मीरी गेट में, मोरी गेट में, चांदनी चौक में और बल्ली मारान जो कि मिर्जा गालिब का मोहल्ला है, और ये मोरी गेट में, चांदनी और जामा मस्जिद में, जो दिल्ली गवर्नमेंट का एनसीपी गवर्नमेंट का जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी सेल में करीब 687 प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड हैं। इस तरह की प्रॉपर्टीज लखनऊ यूपी में हजारों हैं, खास करके लखनऊ है, आगरा है, रामपुर है और ईस्टर्न यूपी का इलाका, खासकर ये आजमगढ़ है, मेरठ है और मुरादाबाद है। ऐसी प्रॉपर्टी बहुत है। तो अब जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो सर्वे हो रहा है, नजूल एक्ट का जो अमेंडमेंट हो रहा है, उसके में ये जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा तो ये एनिमी प्रॉपर्टी और इवैक्यूई प्रॉपर्टी की भी इसकी जद में आएंगे, क्योंकि लखनऊ में ऐसे बहुत से किस्से हुए हैं कि लोग पाकिस्तान चले गए और वो प्रॉपर्टी को वक्फ कर गए अपने, वो प्रॉपर्टी वक्फ हो गई और मुतवल्ली उनके परिवार का कोई आदमी बन गया। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि एनिमी प्रॉपर्टी का जो कस्टोडियन है और जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी का जो कस्टोडियन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कस्टोडियन एनिमी प्रॉपर्टी बैठता है बॉम्बे में, उसका दफ्तर है, और वो ऑल इंडिया ऐसी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करता है। तो यूपी में इसका बहुत इसका लंबा इम्पैक्ट होने वाला है। और आपके दर्शकों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब आप इकोसिस्टम को से लड़ करके उस अभिमन्यु की तरीके से चक्रव्यूह को भेद करके 100 साल पुराना मलबा साफ करेंगे, तो उसमें समय लगता है, वो एक दिन में काम नहीं हो जाएगा। और यूपी में जो काम हो गए हैं, जो अब तक हो चुके हैं, कि यहाँ पे पहला काम योगी जी ने आते ही किया, मदरसा सर्वे किया। उसके बाद जो है करीब अभी वो सर्वे चलता रहा, 8,500 मदरसे जो हैं पाए गए हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं। और जो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड है, जिसके जो पॉस्को एक्ट को करता है एडमिनिस्टर, उसने पत्र लिखा अभी जून 7 को यूपी के चीफ सेक्रेटरी को, तो उन्होंने आदेश दिया कि इन सारे मदरसों को बंद कराया जाए और उनको गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट किया जाए। अभी 31 जुलाई को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बड़ा डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिला और इसकी बहुत उन्होंने विरोध किया। आज यूपी गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला किया कि हम 2 यूनिवर्सिटीज बनाएंगे और वो सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज से इन मदरसों का एफिलिएशन होगा। अब और ये बहुत ही प्रभावी कदम इसलिए होगा, अगर आपको बता दूं मैं, इजिप्ट की जो सबसे बड़ी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल अजहर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक वो भी मदरसा थी, लेकिन इजिप्शियन गवर्नमेंट ने उसको स्टेट कंट्रोल में लाने के लिए यूनिवर्सिटी में उसको कन्वर्ट किया
और हमारे मौलाना आजाद बड़े जो भारी नेता कहे जाते हैं आजादी के आंदोलन के, वो वहीं के तालिबे इल्म थे। तो यूपी गवर्नमेंट अब 2 यूनिवर्सिटी भी ला रही है, भी बनाने जा रही है। उन मदरसों का उससे एफिलिएशन होगा, उसके जरिए सरकार उनका जो निसाब है, जो उनका सिलेबस है, जो वहां पढ़ाया जाता है, उसको भी कंट्रोल करेगी। और वो यूनिवर्सिटीज इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगी, वो यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं होंगी। और वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल के तरीके से उसमें भी गैर मुसलमानों को यानी हिंदुओं को जगह दी जाएगी। और ये सेकुलरिज्म का महान कमाल है कि हमारी नेगेटिव आइडेंटिटी सेकुलर लोगों ने बनाई है कि हम गैर मुस्लिम हैं। हमने कभी किसी को गैर बिल्ली कहते नहीं सुना। कुत्ता कुत्ता होता है, वो गैर बिल्ली थोड़ी होता है। लखनऊ के एक बड़े मौलाना थे कल्बे सादिक साहब, उनसे जो अब ये कल्बे का मतलब क्या होता है साहब? कल्बे का मतलब होता है सर्वेंट, डॉग। तो कुत्ता होता है ना जी, वही होता है। अब जैसे हिजबुल्लाह होता है सर्वेंट ऑफ गॉड। तो मैंने कल्बे सादिक साहब से कहा कि आप हमें नेगेटिव आइडेंटिटी क्यों देते हैं? हमारी पॉजिटिव आइडेंटिटी है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। आप बाहर से आए हैं और आप ही हमारी एंटी क्या करेंगे? तो वो बहुत शौक हो गए, बोले ऐसा अजीबोगरीब ख्याल कैसे आया आपको? मैंने कहा आप मुझे कोई लॉजिक बताइए कि हमारी नेगेटिव आइडेंटिटी आप क्यों दे रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम हैं। और एक तरफ आप हमसे कहते हो कि साथ गंगो जमन तहजीब है और हम सब एक हैं। तो फिर ये दोनों बातें कैसे मेल खाती हैं? तो यूपी में सर जो इस समय जो चीज चल रही है सर, मैं आपको बता दूं, थोड़ी पुरानी बात है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, तो तबलीगी और वहाबी जमात में बहुत खुशियां थी कि साहब बहुत अच्छा काम कर दिया आपने, जो काम हम 100 साल में नहीं कर पाए वो काम आरएसएस ने कर दिया। अब बड़ी तादाद में लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने आ रहे हैं और हमारी जो है समाज में बहुत ताकत बढ़ गई है। तो और मैं बता दूं आपसे कि लोगों को समझ लेना चाहिए कि ट्रिपल तलाक बिल से और राम मंदिर के बनने से तबलीगियों पर, वहाबियों पर, ये जो सेकुलर इनक्यूबेटर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा आर्टिकल 370 से, असर पड़ेगा वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट से, असर पड़ेगा कि ये जो मुनाफिक और मुशरिक मुसलमान जो जय मां दुर्गा के नाम से होटल ढाबा खोले बैठे हैं, उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपनी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। फर्क इससे पड़ेगा। और मैं इनको मुनाफिक और मुशरिक इसलिए कहता हूं कि वंदे मातरम कहने में, भारत माता की जय कहने में इनका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। और ये उसको कहते हैं कि ये तो फितना है, यानी डेविएशन फ्रॉम इस्लामिक वैल्यूज। लेकिन जय मां दुर्गे और जय भोले जो आप ढाबा खोले बैठे हैं, उससे आपका इस्लाम आहत नहीं होता है। और ये बात लोगों को ये फिर से दोहरा दूं मैं कि होटलों में, ढाबों में नेम प्लेट के बारे में सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत ये काम सरकार कर सकती है, पुलिस ये काम नहीं कर सकती। तो सरकार करेगी इस काम को, क्या दिक्कत है? तो यूपी में जो है अभी ये मामला आगे बढ़ेगा वक्फ प्रॉपर्टी वाला। और इसमें जो है, और योगी जी की सरकार में जो पिछले 7 सालों में जो जिहादी नेटवर्क पूरे यूपी में बना था, मुख्तार भाई, अफजाल भाई, अतीक भाई, सोलंकी भाई और सारे भाईजान सब अंदर हैं। रियल एस्टेट पे इनका पूरा कब्जा हो गया था मुस्लिम माफिया का, वो बाहर हो चुका है। और गायों की स्मगलिंग जो बांग्लादेश में होती थी, जो गायों की कटान होती थी, जो गाय का मांस एक बड़ा धंधा था, वो खत्म हो चुका है। जहां मन चाहा आपने डाली झोपड़ी और वहां गाय भैंस ऊंट काटने लगे, वो सब बंद हो चुका है। जमीनों पे कब्जे अवैध बंद हो चुके हैं। मेरठ में सोतीगंज का जो सबसे बड़ा चोरी की गाड़ियों का बाजार था, वो बंद हो चुका है, जिसका स्वयं प्राइम मिनिस्टर ने यूपी असेंबली के इलेक्शन कैंपेन में बार बार जिक्र किया था। तो ये जो पूरा जो ऑर्गेनाइज माफिया का जो आर्थिक रीढ़ थी, उसको बहुत चोट पहुंची है। और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो काम हो रहा है, नजूल एक्ट में अमेंडमेंट और आपके वक्फ बिल, इसका बहुत लंबे समय असर पड़ेगा। इसको हमें इंतजार करना पड़ेगा। और नजूल प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा घोटाला ये हुआ है कि सपा बसपा की सरकारों में बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े मुस्लिम माफिया ने जो जमीन कब्जा कर ली थी, औने पौने दामों पर उसको फ्री होल्ड करा करके वो प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। तमाम जो है ऐसी जमीन थी नजूल की जो गैर कानूनी तरीके से
वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में इंदराज कर दी गई, दर्ज कर दी गई। ये भी घोटाला हुआ है यूपी में। एनिमी प्रॉपर्टी और इवैक्वी प्रॉपर्टी को भी वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज कर लिया गया है। तो अब ये प्रोसेस शुरू हुई है। आप जानते हैं, आपका तो आधा जीवन इसी में बीता है एज आईएएस अफसर, कि लैंड के मुकदमे, लैंड मैनेजमेंट का मामला कितना जटिल और कितना लंबा समय तक खिंचने वाला होता है। तो सरकार ने इसको एक्सपेडाइट किया है, और वक्फ बिल जैसे ही कानून बनता है, बड़े पैमाने पर जो जो तमाम मुकदमे चल रहे हैं आपके ट्रिब्यूनल में, वो मेरा ख्याल है अबेट हो जाएंगे, वो समाप्त माने जाएंगे और बहुत लोगों को राहत मिलेगी। और ये जो नोटिस इन्होंने जारी कर रखे हैं वो भी अबेट हो जाएंगे, इसका असर पड़े। लेकिन एक सबसे बड़ी ताकत जो अभी भी बाकी है, उसका नाम है तबलीग जमात। और ये जो मेरी खबर ये है कि बीजेपी का जो पसमानदा मुसलमान का जो अभियान था, वो केवल तबलीगी जमात के सूत्रों से बीजेपी में खबर फीड की गई थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इनको सबक मिला है, तब इन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करना बंद कर दिया है। और उसके बाद ही ये इनको अकल आई है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में आया है। इस मामले में तेजी आएगी अब, और मामला आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये अभी, क्योंकि हिंदुओं में शत्रु बोध तो होता नहीं है, वो तो तुरंत भाई भाई वाले मामले में आ जाते हैं। तो ये मामला इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को अमेंड करना, उसको क्लीन करना, और जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल, ब्यूरोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव जो पूरा फ्रेमवर्क है, इट इज हेवीली लोडेड अगेंस्ट हिंदूज, इंक्लूडिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात लोगों को समझनी चाहिए। वरना जिस तरीके के हमारे यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया, वक्फ एक्ट 1995 का है कि साहब आपको कोई वक्फ के, आइए अब हम वापस चलें जी, ओंकार तो जी ये के सारी पास। चीजें बहुत फर्क आ रही हैं। ओंकार जी, ये जो वक्फ एक्ट के मुतालिक जो विश्लेषण किया, तो वक्फ एक्ट के बाद जो एक पिच बनाई थी, जो एक प्रकार से विरोधी पार्टियों ने जो पिच बनाई थी, वो पिच तो बदली, और बल्कि इससे एक फ़ायदा मुझे होता ही अवश्य लगता है कि भाई जिस प्रकार से वक्फ एक्ट को डाल दिया गया सेलेक्ट कमेटी में, तो सॉरी जेपीसी में, जेपीसी की एडवांटेज ये है कि जेपीसी में जो अध्यक्ष है वो सत्ता पार्टी का ही होगा, मेजॉरिटी से चुना जाता है। रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी होती है। या रूलिंग पार्टी का ही होगा, तो अध्यक्ष भी उन्हीं का होगा, मेजॉरिटी भी उन्हीं की है। तो वो मोर और लेस जैसा वो चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ये लोग अपने एतराज़ात दर्ज कराते रहेंगे और वो काम पूरा हो जाएगा। तो इससे जो अभी बाई इलेक्शन होने वाले हैं उनके साथ में जोड़ के इनको देखें, और उसके बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं महाराष्ट्र के और हरियाणा के, उसमें कोई अंतर आप पड़ते देखते हैं क्या? देखिए संजय जी, अगर आप देखें अपने पड़ोस में बांग्लादेश में, तो मुझे लगता है कि शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश में विकास के काम तो बहुत हुए हैं। और एक समय था कि जब पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बना कि भाई 1971 में, ये 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, अब ये नया देश बना 1971 में, और पाकिस्तान से भी आगे निकल गया, इंडिपेंडेंटली अपने पैरों पर खड़ा होने की दिशा में दौड़ रहा है। और अगर औसत आय की भी बात करें तो वो तो कई मामलों में भारत को भी टक्कर देता हुआ दिखाई उसका दे रहा जीडीपी है। $450 बिलियन है इस समय, $450 बिलियन। तो एरिया वो छोटा है यूपी से। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि विकास की पटरी पर देश को दौड़ाने वाली प्रधानमंत्री को किन स्थितियों परिस्थितियों में अपना देश छोड़ करके भारत आना पड़ा अपनी प्राण रक्षा करने के लिए, ये अभी ताजा-ताजा उदाहरण हमारे सामने है। तो विकास मोदी जी भी कर रहे हैं। 2 बार
देश ने उनको पूर्ण बहुमत भी दिया। तीसरी बार वो पूर्ण बहुमत इंडिपेंडेंटली भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, मामला लटक गया। कुछ नैरेटिव ऐसे बनाए गए, कुछ दुष्प्रचार ऐसा किया गया, कुछ असत्य बातें ऐसी की गई जिनकी काट समय रहते सत्तारूढ़ पार्टी, प्रधानमंत्री अमित शाह और इनका पूरा सिस्टम जो है वो काट नहीं ढूंढ पाया, जवाब नहीं दे पाया। उसका बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ गया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे इनके हाथ में थे जो लगभग अब खत्म हो गए हैं। 370 था, 35A था, भगवान राम का मंदिर था, सीएए लागू हो गया है। इसके अलावा जो एनआरसी दूसरे आपके यूसीसी है, वो जमीन पर उतर ही रहा है राज्यों के जरिए। तो भावनात्मक उस तरह के मुद्दे जो हैं वो लगभग खत्म थे। तो ऐसे में 3-4 चर्चाएं चल रही थी और चुनाव के समय भी हमारी आपकी चर्चाएं होती ही थी कि क्या-क्या शुरू के 6 महीने में मोदी कर सकते हैं अपने तीसरे कार्यकाल में और कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जिनको वो देश के सामने ला सकते हैं या जिनको आगे बढ़ा सकते हैं। इनमें 1991 का वो वर्शिप प्लेसेस एक्ट भी है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड वाले मामले की भी हम लोग चर्चा करते ही रहे थे। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं न कहीं समाज पर और ख़ास तौर से इनका जो बेस वोटर है, उस पर असर डाल सकते हैं। मैं पक्के तौर पर नहीं कहना चाहता हूँ या कह सकता हूँ कि ये 100% असरकारक होंगे और उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों का होने जा रहा है, उस पर कुछ गुल खिला देंगे या महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड और जम्मू कश्मीर या अगले साल के शुरू में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कोई अ बड़े परिणाम जो है वो बदलने में कामयाब होंगे। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे एक बड़ा वर्ग जो है वो अफेक्टेड है। जितनी रवि साहब कंप्लेंट्स एक बात मैं हैं। कहना चाहूंगा, रवि साहब एक बात कहना चाहूंगा कि नवंबर में पार्लियामेंट का होगा विंटर सेशन, उससे पहले वक्त बिल तो पास नहीं हो सकता और उसी दौरान झारखंड और महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होंगे। तो ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि चुनाव और पार्लियामेंट का सेशन के बीच में कितना फासला रहता है। चुनाव जेपीसी की तो मीटिंग अक्टूबर में हो जाएंगे और ये बिल जो है ये पास होगा नवंबर दिसंबर में, बल्कि दिसंबर में नवंबर से होगा। पहले नहीं हो पाएगा जी। उसके आगे भी बढ़ सकता है। जेपीसी कई बार मीटिंग्स ऐसी होती हैं। जेपीसी जो गठित की गई है वो बहुत सोच समझ करके की गई है ताकि फिर पार्लियामेंट में जब ये इसको पेश करें और बहुत ज़्यादा वहाँ जद्दोजहद ना हो, क्योंकि सबकी राय उस समय ऑन रिकॉर्ड होती हैं। सब अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ, अपने-अपने सुझाव दे चुके होते हैं, अपनी आपत्तियाँ दर्ज करा चुके होते हैं। वहाँ कुछ ज़्यादा कहने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बचता नहीं है, तो वो आसानी से पास हो जाता है। एक ही इसमें खतरा रहता है, जो हमने अतीत में भी देखा है कि जेपीसी की मीटिंग में भाग लेने के बाद जो बयानबाज़ी होती है बाहर, वो कई होती है, तरह हाँ। के जो जो पोस्चरिंग होती हैं और जो पॉलिटिकल बयानबाज़ी शुरू हो जाती है, हुई-अनहुई बातें जो कई बार फैला दी जाती हैं मीडिया के ज़रिए, सूत्रों के हवाले से, तो वो एक खतरा रहता है। लेकिन उसके बारे में भी ज़ाहिर है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने सोच ही लिया होगा कि उनका भी कैसे मुकाबला करना है और कैसे उनका जवाब देना है। उसके लिए भी कोई ना कोई टीम तैयार कर ही ली होगी। बहरहाल वो तो आगे आने वाली बातें हैं, पर इन चुनावों पर कुछ इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। पूरी तरह से ये कोई आमूल-चूल बदलाव नतीजों में लेकर के आएँगे। एक बात क्या आपसे पूछूंगा इसमें यही कि जी, जब जी। ये वक्फ का जब बिल जब आ रहा था तो उस समय बाकी सब ने तो अपने विरोध रजिस्टर कराया था, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने इसमें न्यूट्रल स्टैंस लिया था। वो कुछ नहीं बोले थे। तो इसका महाराष्ट्र के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब उनके पास इसको करेक्ट करने का अवसर है नहीं। चुनाव जो है वो वक्फ बिल दोबारा पार्लियामेंट में आने से पहले हो जाएंगे और यह मुद्दा निश्चित रूप से बनेगा मुसलमानों के बीच में कि इन्होंने वक्फ बिल का
विरोध नहीं किया? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया संजय जी। अभी आदित्य ठाकरे संजय राउत के साथ उनके सर्वे सर्वा यानी उद्धव ठाकरे 3 दिन दिल्ली में पड़े रहे। क्यों पड़े रहे? वो चाहते थे कि साहब सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से मुलाकात हो जाए। अल्टीमेटली उनको मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ मीटिंग करके वापस लौटना पड़ा। वो कुछ एश्योरेंस चाहते थे, वो भी उनको नहीं मिले। वो सीटों के बारे में भी अपनी दावेदारी कर ही रहे हैं, 125 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे। नाना पटोले भी 150 सीटों पर लड़ने का दावा कर चुके हैं। तो शरद पवार के लिए 13 सीटें ही बचती हैं क्योंकि 288 सीटें हैं वहाँ पे। तो ये एक बड़ी समस्या। उधर शरद पवार ने भी एक फार्मूला दे दिया है और शरद पवार ज़्यादा सियाणे हैं इस मामले में, वो सुलझे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी 88 सीटों पर लड़ लेगी और आप दोनों पार्टियां 100-100 सीटों पर लड़ लो। तो अब उन्होंने तो जूते में बाजार का काम शुरू करवा दिया कांग्रेस में और शिवसेना में। खुद 25 कैंडिडेट उन्होंने तय भी कर दिए कि जो किन किन सीटों पर लड़ेंगे ये हमारे कैंडिडेट हैं। बहरहाल जो सवाल आपने किया उसको लेकर के काम शुरू भी हो चुका है और ये काम किसने शुरू किया है, कौन भेजने में सक्षम है, ये भी हमें और आपको सोचना चाहिए और दर्शकों को भी सोचना चाहिए। उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर कल ही मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है। वेरी गुड। और ये मांग की है कि साहब आपने जो स्टैंड लिया है वक्फ बिल के पेश होते समय आप जो गैर हाजिर रहे, इस पर आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया है। तो वहां पर मुसलमान वोटों के खैर ख्वाह कौन है, ये अब हमें समझने में ज्यादा परेशानी है नहीं। ये प्रेशर टैक्टिस होती है, ये एक पॉलिटिक्स होती है कि ठीक है आप हमारे गठबंधन में हैं, मतलब कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से ही ये सारा खेल हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों को कैसे भेजेगी वहां पर, या शिंदे शिंदे कहां से मुसलमानों को लाएंगे ढूंढ करके। तो या तो अजीत पवार के थोड़े बहुत समर्थक हो सकते हैं या फिर उनके चाचा के और कांग्रेस के हो सकते हैं जिन्होंने भेजा होगा। ये प्रैक्टिस जो टैक्टिस है, ये है प्रेशर की, कि उद्धव ठाकरे को बैकफुट पर धकेलो, जो 125 सीटों के लिए मुंह खोल रहे हैं और मुख्यमंत्री पद का चेहरा स्वयं को घोषित करने की मांग कर रहे हैं दोनों दलों से और एमवीए के घटक दलों से। तो देखिए वहां पर क्या होता है। जो मेरी ताजा सूचनाएं महाराष्ट्र को लेकर के हैं, वहां वैसा कुछ नहीं होने वाला है जो लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला है। वहां विधानसभा चुनाव में एमवीए के लिए कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है संजय जी। परिस्थितियां वहां जमीन पर बदलनी शुरू हो चुकी है। जी, अब थोड़ा बाई इलेक्शन की बात कर लें उत्तर प्रदेश की, वीरेंद्र जी। सर यहाँ पे तो योगी जी ने पहला राउंड तो पूरा कर ही लिया है। उन्होंने जुलाई 7 से लेकर जुलाई 26 के बीच में 18 मंडलों के सारे विधायकों से मिले, सारे सांसद से मिले, जो हारे हुए सांसद थे उनसे मिले, और उन्होंने जुलाई के पहले करीब आज से करीब 25 दिन पहले 10 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने 3-3 मंत्रियों की कमेटी बना दी थी। 30 मंत्रियों को उन्होंने लगा दिया है, प्लस ब्रजेश पाठक को इंचार्ज बनाया है करहल का, और केशव मौर्य जी को बनाया है फूलपुर का, जहां से वो चुनाव हार चुके हैं 2022 में। तो सरकार काम कर रही है। और योगी जी जो है पिछले एक हफ्ते में 2 बार अयोध्या जा चुके हैं। कल वो बिल्कीपुर में थे, कल भी चुनाव तो वो सिराथू से हारे थे। अरे मतलब वही इलाका है फूलपुर लोकसभा। हाँ, तो खैर केशव मौर्य जी की असली परीक्षा है। और मुझे लग रहा है कि उससे समाजवादी पार्टी बहुत अलर्ट हो गई है। और आज ही समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को इंचार्ज बनाया है कटेहरी का, जहां से लालजी वर्मा एमपी हुए अम्बेडकर नगर से, वो उनकी असेंबली सीट है कटेहरी। और अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद के एमपी हैं, उनको अपनी ही मिल्कीपुर सीट का इंचार्ज बना दिया है, उनका बेटा वहां से लड़ेगा। तो और वीरेंद्र सिंह जो उनका सांसद हुआ है चंदौली से, उसको दिया है मझवा सीट मिर्जापुर की है, जहां से अपना दल का आदमी था।
तो बीजेपी की और आरएलडी की तैयारी पूरी शुरू हो चुकी है और योगी जी ने लंबी लंबी बैठकें की हैं, खुद वो गए हैं और लगातार उनके दौरे लगे हुए हैं। 15 अगस्त के बाद वो और चुनाव की घोषणा के 1 महीना पहले ही वो लगभग सारी सीटों का एक बार दौरा कर लेंगे। और समाजवादी पार्टी में मंथन ये हो रहा है कि क्या जिन्होंने सीट खाली की है उनके ही परिवार के लोगों को लिया जाए, या जो पहले से नंबर 1 नंबर 2 जो हमारे मजबूत नेता रहे हैं पिछले चुनाव में उनको लिया जाए। और ये तो लगभग तय है कि भाई कोई नया प्रयोग नहीं करना है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डिटरमाइंड है और जिस तरीके से योगी जी ने सोशल मीडिया के जरिए जो फेक नैरेटिव को जो अटैक किया है योगी जी ने, उसका भी असर हुआ है। और दूसरा जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर का जो जजमेंट आया था, उसके ऊपर केंद्र सरकार ने जितना तेजी से फुर्ती से जो एक्शन लिया, स्टैंड लिया और कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया कि बाबा साहब के संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है, इससे बहुजन समाज पार्टी को बड़ी निराशा हुई। और कि साहब हालांकि वो पहले मांग कर चुकी थी कि ये गलत है, फैसले का विरोध करेंगे। और कल बहन जी ने बहुत मैराथन मीटिंग की है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है कि हम सभी 10 सीटों पे लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी का इस समय केवल 1 एमएलए है, विधान परिषद में संख्या 0 है, लोकसभा में 0 है, राज्यसभा में एक आध बचे हैं, एक आध साल टर्म बाकी होगा। तो बहन जी के लिए अब अपने अस्तित्व को बचाना और कम बैक को दिखाना अब बहुत जरूरी हो गया है। और अगर बहन जी इलेक्शन लड़ेंगी मजबूती से तो फाइट ट्रायंगुलर होगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए स्थितियां बेहतर होंगी, बहुत बेहतर होंगी। और योगी जी ये स्पष्ट संकेत दे चुके हैं अभी जुलाई में जो 5 दिन का जो सेशन हुआ था विधानसभा में कि जो खटाखट 1 लाख वाला है ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस लोकसभा चुनाव में। तो ये विधानसभा के उपचुनाव में तो ये खटाखट वाला मामला भी मुद्दा बनेगा। और समाजवादी पार्टी अब ऑफेंसिव पे नहीं आ सकती, अब उनको डिफेंसिव पे रहना होगा। ना उनके पास संविधान खत्म होने का मुद्दा है, ना उनके पास आरक्षण खत्म होने का मुद्दा है। और प्लस ये जो 2 मामले हो गए हैं अयोध्या में जो रेप केस हुआ है और इसको तो लोग कह रहे हैं कि तो इंसेस्ट है, विद इन द फैमिली हो गया, अल्पसंख्यक एंड बैकवर्ड का मामला हो गया। और जो कन्नौज में नवाब सिंह यादव अरेस्ट हुए हैं, वो पिछली जो वहां की पहले सांसद रह चुकी डिंपल यादव, वो उनके प्रतिनिधि थे उस क्षेत्र में। और उनको कन्नौज का मिनी सीएम कहा जाता है। बहुत बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, उनके कई कॉलेजेस वगैरह हैं। और कन्नौज कोई गरीब इलाका नहीं, आप जानते हैं, वहाँ काफी समृद्धि है, तो उन्होंने कॉलेज खोले हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी इज फुली प्रिपेयर्ड, दे विल बी ऑन द ऑफेंसिव। और जो फर्जी मुद्दा चला पूरे जुलाई के महीने में कि संगठन ऊपर है, कि सरकार ऊपर है, और योगी और मोदी और योगी अमित शाह, ये सारी फर्जी कहानियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। बीजेपी के अंदर कोई इस तरह की इंटरनल टसल बिना केंद्र के इशारे पे कभी हो ही नहीं सकती, तो अब वो बिल्कुल नहीं है। तो बीजेपी इज ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड हाउस। और एंड आई डोंट सी एनी डिफिकल्टी फॉर द बीजेपी। वो न केवल वो अपनी सीट जीतेंगी, वो जीतेगी, बल्कि वो समाजवादी पार्टी की भी 3 सीटें छीन सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सीट है कानपुर की सीसामऊ सीट, जहां से इरफान सोलंकी एमएलए था और जो क्रिमिनल केस में कन्विक्शन के बाद जो डिस्क्वालीफाई हो गया है। तो अगर सीसामऊ, कटेहरी और मिल्कीपुर अगर बीजेपी जीत लेती है तो ये जो 99 सीट की जो हवा भरी है, ये गुब्बारा डिफ्लेट हो जाएगा, ये अपोजिशन का नैरेटिव कोलैप्स कर जाएगा। और लेकिन मुझे जैसा कि जो स्थापित व्यवस्था है, यूपी के विधानसभा की सीटों पे उपचुनाव भी हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र के असेंबली चुनाव के साथ ही होंगे, पहले या बाद में नहीं होंगे, अलग से नहीं। जी, आइए चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों पर। दर्शकों के प्रश्न, और सबसे पहले आ रहा है इसमें विघ्नेश प्रभु जी का प्रश्न आ रहा है, Why can't India give stern military action? By this warning itself, many fringe elements in Bangladesh will come to track. विघ्नेश जी, अभी I think it is too early. अभी too early. हाँ, थोड़ा रुके. Next.
विजय दूधरेजिया, डोंट यू थिंक मोदी जी प्लेइंग विद पप्पू टू एक्सपोज? नहीं, आजकल तो पप्पू प्ले करता है, उल्टा है। वो अलग बात है कि वो कई बार जो है वो कुल्हाड़ी अपने पैरों पे ही मार लेता है। नेक्स्ट आज ही प्रीतम। मारी है। कल मारी ना उसने, जो हिंडनबर्ग के फेवर में खड़ा हो गया, yes. कह रहा कि एज एन एलओपी आई एम मेकिंग एन अपील टू यू। मतलब ये तो भाई, ये तो इकोनॉमिक टेरर वाला जो नया क्लॉज आया है बीएनएस में, उसके अंतर्गत कवर्ड है ये। प्रीतम जी कह रहे हैं एक्शन अगेंस्ट आर विल गिव हिम पप्पू एंड लाइमलाइट थाउजेंड्स ऑफ एक्स यूट्यूब इंस्टा अकाउंट दैट स्प्रेडिंग हिज लाइज फेक न्यूज, उनको नष्ट करो, आर विल बी न्यूट्रलाइज्ड। चलिए प्रीतम जी, ठीक है, आपकी बात भी सही लगती है थोड़ी सी। नेक्स्ट RRR, sir, my small contribution, I want our Sanatan state tag ethereal stop Hindu special ally poor people like ST and SC Adivasi, please start call them brother and sisters or we lose them। तो उनको ब्रदर और सिस्टर ही बुलाते हैं भाई, आपको क्यों डाउट हो रहा है? मैनाक भट्टाचार्य, इसको बाद में लेंगे, पहले हम हरियाणा का प्रश्न ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी जाना है ओंकार जी को। तो ये बताइए, ऋषि भाटिया जी का प्रश्न है आपसे, ओंकार जी, हरियाणा के अपकमिंग इलेक्शन के बारे में क्या असेसमेंट है? राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, सब सामने आ जाएगा। नहीं, वो तो खैर विधानसभा में किसकी क्या स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से तय हो जाता है, पर वो विधानसभा चुनाव के इलेक्शन के संभावित रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, वो तो बात सही है आपकी। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ भी इस प्रोग्राम में भी कह चुका, अपने चैनल पे भी कह चुका कि हरियाणा महाराष्ट्र दोनों ही इस बार टफ रहेंगे, और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं वो भी हमें इस तरफ इंगित करते हैं, संकेत देते हैं। पर मुझे लगता है कि हरियाणा से जो मुझे कल इंडिकेशंस मिले, मेरी चंडीगढ़ में बात हो रही थी और बहुत लंबे समय से हरियाणा की राजनीति को बहुत करीबी से जो देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनका कहना ये था कि 2014 और 2019 तक, 2014 तो खैर नहीं, 2014 में तो बिल्कुल एक तरफा चुनाव था, क्योंकि मोदी की आंधी में कई ऐसे स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी, जहां वो सहयोगी दल की भूमिका में रहती थी, यानी पिछलगू रहती थी, और जहां उनका वोट परसेंटेज भी मुश्किल से 10 और 12-13% तक ही जाता था। और हरियाणा जैसे स्टेट में तो उसकी मैक्सिमम सीटें भी 17 ही रही, उससे ज़्यादा कभी नहीं आई 2014 से पहले। तो 2014 और 2019 में 40 ही सीटें आई थी 90 के सदन में, और 10 सीटें जेजेपी की लेकर के उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद देकर के सरकार बना ली गई थी। तो अभी तक निरंतरता में 3 बार किसी की सरकार हरियाणा में बनी नहीं है। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा ही 2004 और 2009 में बने थे। अब भारतीय जनता पार्टी 2 बार से है, इसलिए मैं कहता हूं कि हरियाणा में टफ है। पर जो मेरी चंडीगढ़ बात हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी मित्रों से, उनका कहना यह था कि साहब इस बार भी 2019 की तरह जाट वर्सेस अदर कास्ट, ये सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये चीजें चल गई तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी, और आम आदमी पार्टी उछल लेगी, प्रचार कर लेगी, कैंडिडेट आएंगे, वो डोनेट करेंगे इनको, ये वहां जाकर के अपना मीडिया का जो इनको मिलता रहा है सपोर्ट, उससे थोड़ा बहुत रायता फैलाएंगे, पर आम आदमी पार्टी जो है कुछ कर नहीं पाएगी। कहीं इसका खाता खुल जाए तो ये इनके भाग्य की बात होगी, वरना आम आदमी पार्टी कोई फोर्स वहां है भी नहीं। मेन मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही होना है। जो बाकी के दल हैं, जेजेपी, INLD, ये सब अभी जनता का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हुए, और दुष्यंत चौटाला जो जितने भी समय मनोहर लाल खट्टर सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, उतने समय में उन्होंने दुश्मन ज्यादा बनाए हैं, दोस्त कम बनाए हैं, और लोगों को नाराज ज्यादा किया है।
उनके 10 में से 6-7 एमएलए तो उनसे नाराज ही हैं और इसी वजह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट भी है कि हमारी सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि कुछ निर्दलीय और कुछ जेजेपी के विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। उनमें से कुछ को टिकट भी मिल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इस बार हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इतना हल्का हम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं ले सकते और कांग्रेस की जो कुछ अंदरूनी समस्याएं हमेशा से रही हैं, यानी अंदरूनी कलह, एक दूसरे की टांग खिंचाई, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए पूरा जोर लगाना और कई बार ऐसे में गलत प्रत्याशी भी मैदान में उतारे जाते हैं, वो समस्या इस बार भी कांग्रेस में रहने वाली है। भूपेंद्र हुड्डा का विरोध शैलजा भी कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए पिता पुत्र वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह भी कर रहे हैं। किरण चौधरी तो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी हैं और चुनाव तक मुझे लगता है कि एक और कोई बड़ा कद्दावर नेता इधर आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो हरियाणा का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा इस बार। अभी से कुछ मतलब पिन पॉइंट कहना ठीक नहीं होगा। जी, ओंकार जी, यदि आप जाना चाहें तो जी, जी। आप जा सकते हैं, हम बाकी बहुत प्रश्न ले लेते धन्यवाद, हैं। बहुत धन्यवाद। मैनाक भट्टाचार्य, जब पश्चिम बंगाल हिंदू को नहीं बचाती भारत सरकार, तो पूर्वी बंगाली हिंदू को क्यों बचाएगी? बचाएगी क्योंकि यहाँ पर वैलिड पूरा का पूरा देश का प्रश्न है, एक रणनीतिक प्रश्न है, इसलिए। और यहाँ पर ममता बनर्जी भी नहीं है। विजुअल्स बाय श्री, नमस्ते सर। आप सबने सबको एक्सपोज करके, लेकिन इन पे कोई असर नहीं हो रहा। गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले सकती है ऐसे लोगों पर। अब किसकी बात कर रहे हैं, कोई हमारे समझ में नहीं आ रहा है ये प्रश्न। श्री जी थोड़ा सा स्पष्ट करें तो कुछ हमें आसानी हो जाएगी। सर, वाई आर वी कॉलिंग बांग्लादेश हिंदूज, दे आर पार्ट ऑफ इंडियंस डिवाइडेड फ्रॉम इंडिया, प्लीज स्टॉप। IG them, help them, raise the voice, or one day will be in ये ज्यादा एब्रीविएशंस यूज करने से जो जिससे आप प्रश्न पूछते हैं वही कंफ्यूज हो जाता है। वैसे कुछ नहीं समझ में आया क्या क्या आप कह रहे हैं। शायद ये कह रहे हैं कि आप क्यों उनको रोक रहे हैं। रुकिए, अभी सिचुएशन देखिए। थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा ना कि कौन आ रहे हैं, कैसे वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन के बाद ही कुछ हो सकता है। JR sir, has Modi ji decided to give 2029 election to Raga on plate, on no action on Agriveer lie, and then no action on Rahul Gandhi's comment on stocks? जी, what's up? ये सर ये आपके टॉलरेंस लेवल की प्रतीक्षा हो रही की परीक्षा हो रही है और ये आपका जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है उसकी भी परीक्षा है कि आप कब तक इसमें वेट करेंगे और वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएंगे। अब लोगों को डिसाइसिव एक्शन चाहिए और लोग ये जो सवाल आपके सामने आया है, लोगों को प्रतीक्षा है कि मोदी जी 15 अगस्त को उसका जवाब देंगे स्पष्ट का। Next, Anupam Tiwari. Ram, I want to study law and prepare for judiciary exam. I'm 36 years old, so will it be a good choice? So please guide कर दीजिए। भाई 36 साल की उम्र में अगर आप मान लीजिए 1-2 साल में आ भी गए तो 20 साल की आपको सर्विस मिलेगी। कम हो गई थोड़ी सी तो पेंशन भी पूरी नहीं मिलेगी। सोच लीजिए, पूरी पेंशन मिलने के लिए भी 20 साल की सर्विस चाहिए। तो व्हाई डू यू वांट टू टेक सच रिस्क? कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कीजिए, जुडिशरी की कोचिंग ही खोल लीजिए, वो बेटर रहेगी। सामान्य भारतीय नहीं लेंगे कोई एक्शन, वे राहुल को बनाए रखना चाहते ताकि जनता का गुस्सा राहुल के प्रति बना रहे, ऐसा मोदी सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा सोचते हैं, क्योंकि राहुल अब 99 पे पहुंच गया है भाई। अब वो पप्पू नहीं रहा, लेकिन इनको 3 राज्यों में इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए। 3 राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो गुजरात का शेयर वापस आ जाएगा। This you can take for granted. नेक्स्ट,
Pinaki Mukherjee, why can't Modi, like Arab world, give only Sanatani special status? Maybe conversion oppression may stop. वो संविधान को लेके पड़े हुए हैं, क्या किया जाए? संविधान में कितनी ताकत होती है, ये हमने बांग्लादेश में देख लिया। जी। नेक्स्ट, Sachin Khandelwal, don't think Waqf Amendment Act will be implemented till Modi is PM. He simply does not have the will to do it. Only introduced it to counter Yogi. नो जी नो भट्ट नो साहब। नो 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 ये राजनीति की ज्यादा समझ होने से ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा अगले पार्लियामेंट सेशन में, विंटर सेशन में ये सहज भाव से बिल पास हो जाएगा और अब तक जो उसकी प्रोग्रेस है मैं उससे पूर्णतया संतुष्ट हूँ। और ये बहुत फार फेच्ड है। इतना ज्यादा इमेजिनेशन नहीं करना चाहिए राजनीति के बारे में। और मोदी योगी इज ए फेक बाइनरी। जी, इसी के साथ प्रश्न पूर्ण होते हैं, तो हमारा आज का कार्यक्रम भी यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और वीरेंद्र भट्ट जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वंदे मातरम।